हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विथ स्नेहा में। आज हम करने वाले हैं 10 और 11 जनवरी की करंट अफेयर। आप सब मेरे साथ बने रहिए। कौन सा देश का पहला राज्य है जहां बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से डिजिटल हो गया है? आपके ऑप्शन है, पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा यानी कि डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है आपका केरला। ठीक है, केरल जो है वो ऐसा पहला राज्य हुआ है जहां बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। आइए देखते हैं इसका विश्लेषण। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जहां अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है, अतः विकल्प ए सही है। केरल सभी जिलों में कम से कम एक बचत और चालू खाते को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य है। यह उपलब्धि स्थानीय स्वशासन संस्थानों के साथ साथ बुनियादी ढांचे के विकास और बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी विकास के माध्यम से सामाजिक भागीदारी के कारण संभव हो पाई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फोन परियोजना, जो लगभग 90% पूरी हो चुकी है, डिजिटल डिवाइड को कम करेगी। इस परियोजना के पूरी हो जाने के बाद राज्य में सभी के लिए सस्ती कीमत पर या मुफ्त में इंटरनेट उपलब्ध होगा। बता दें कि डिजिटल क्षेत्र में उन्नति के लिए केरल को 3 डिजिटल इंडिया पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? आपका पहला है अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी नागालैंड, डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। बीते दिनों नवीनतम गणना में दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य में 97 प्रजातियों के 26,000 से अधिक पक्षी दर्ज किए गए। दीपोर बिल के बारे में आइए कुछ अन्य तथ्य जानते हैं। यह असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। बिल का अर्थ असमिया में आर्द्रभूमि या बड़ा जलीय निकाय है। यह राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। इसे वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। यह असम के गुवाहाटी शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी में बड़े और महत्वपूर्ण नदी आर्द्रभूमि में से एक माना जाता है। यह झील गर्मियों में लगभग 30 वर्ग किलोमीटर तक फैलती है और सर्दियों में लगभग 10 वर्ग किलोमीटर तक कम हो जाती है। वन्यजीव अभयारण्य इस आर्द्रभूमि बिल के भीतर स्थित है, इसीलिए विकल्प बी सही है। इसे भारत में प्रवासी पक्षियों के ठहरने के स्थलों में से एक माना जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे। आपका ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 10 सितंबर या ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो आपका सही उत्तर है 10 जनवरी। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। बीती 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, अतः विकल्प सी सही है। यह दिन दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रचार और वैश्विक मान्यता पर केंद्रित है। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी के बारे में जागरूकता को फैलाना है। इस साल इस दिवस की थीम हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखी गई है। गौरतलब है कि 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में पहली बार हिंदी बोली गई थी। इसी की वर्षगांठ को चिन्हित करने हेतु विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत की गई। 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ, जिसने इस दिन के पालन का मार्ग प्रशस्त किया। 10 जनवरी 2006 को पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। बता दें कि संघ की राजभाषा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में हिंदी के रूप में नामित किया गया है। वही अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख है। भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 3। भारत में जिन व्यवसायों का निवेश 1 करोड़ तथा वार्षिक कारोबार 5 करोड़ का है, उन्हें जाना जाता है। ऑप्शन ए लघु उद्यम, ऑप्शन बी सूक्ष्म उद्यम, ऑप्शन सी मध्यम उद्यम या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सूक्ष्म उद्यम, मतलब ऑप्शन बी सही है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। ऑप्शन ए
गौशेरम रेशम, ऑप्शन बी टसर रेशम, ऑप्शन सी मूगा रेशम या ऑप्शन डी अहिंसा रेशम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गौशेमर रेशम। आइए देखते हैं विश्लेषण। रेशम यह प्रोटीन से बना एक फाइबर है जो विभिन्न कीड़ों द्वारा उत्पादित होता है। रेशम फाइबर कई कीट प्रजातियों, मधुमक्खियों, घास, मकड़ियों आदि द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। रेशम जिसे धागे के रूप में बेचा जाता है विशेष रूप से उन जानवरों द्वारा उत्पादित किया जाता है जिन्हें हम रेशम के कीड़े कहते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गौशेमर कहलाता है, इसीलिए विकल्प ए सही है। टसर रेशम रेशम के कीड़ों की कई प्रजातियों के लार्वा से उत्पन्न होता है जो कीट जीनस एंथेरिया से संबंधित होते हैं। रेशम की एक किस्म का नाम मूंगा रेशम है। यह रेशम अपने चिर स्थायित्व के लिए जाना जाता है। भारत में इसका उत्पादन असम में होता है। रेशम का उत्पादन करने का एक और तरीका अहिंसा विधि है। यह जैनियों द्वारा उपयोग की जाती है। इस विधि के साथ पतंग उभरने के बाद कोकून का उपयोग किया जाता है ताकि पतंग को ना मारा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी सोलोमन आइसलैंड, ऑप्शन सी वानुआतू, ऑप्शन डी टोंगा। तो इसका सही उत्तर है टोंगा। इस साल विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में किया जाएगा। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन को फिजी में आयोजित करने का निर्णय मॉरिशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में लिया गया था। अब तक विश्व के अलग अलग भागों में ऐसे 11 सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। आइए अब कुछ बातें जानते हैं फिजी के बारे में। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में ओशिनिया के मेलानेशिया में एक देश द्वीप समूह है। राजधानी इसकी सुआ है। यह न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइसलैंड से करीब 2100 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस द्वीप समूह में लगभग 300 द्वीप और 540 टापू हैं। इसके समीपवर्ती राष्ट्रों में पश्चिम की ओर वानुआतू, पूर्व में टोंगा और उत्तर में तुवालू है। बता दें कि मेलानेशिया में सोलोमन आइसलैंड, वानुआतू, न्यू कैलेडोनिया, फिजी और कई छोटे द्वीप समूह हैं। टोंगा पोलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है, अतः विकल्प डी सही है। ओशिनिया एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया शामिल हैं। तो देखिए आप यहां पर देख सकते हैं इसमें सारे के सारे शामिल है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है पोलिनेशिया, यहां पर लिखा हुआ है मेलानेशिया, यहां पर लिखा हुआ है माइक्रोनेशिया और यह है आपका ऑस्ट्रेलिया और यहां पर यह है टोंगा। आगे बढ़ते। जिबूती आचार संहिता DCOC संबंधित है जैव विविधता, डकैती, परमाणु हथियार या फिर खाद्यान्न उपलब्धता। तो आपका ऑप्शन बी डकैती सही आंसर है। जिबूती आचार संहिता DCOC इसे समुद्री चोरी और सशस्त्र डकैती को रोकने के विषय से संबंधित एक आचार संहिता के रूप में जाना जाता है। इसे 29 जनवरी 2009 को अपनाया गया था। उद्देश्य क्या है इसके? पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री जहाजों पर होने वाली चोरी और सशस्त्र डकैती का मुकाबला करना है, इसीलिए विकल्प भी सही है। इस संहिता पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने मुख्य तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है: जांच करना और गिरफ्तारी, संदिग्ध जहाजों को रोकना और उस पर मौजूद सामान को जब्त करना, समुद्री चोरी और डकैती से प्रभावित जहाजों, व्यक्तियों और संपत्तियों को बचाना और उनकी उचित देखभाल करना। यह संहिता मुख्यतया 4 स्तंभों के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है। पहला, समुद्री डकैती को रोकने के संबंध में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रशिक्षण। दूसरा, राष्ट्रीय कानून को मजबूत करना। तीसरा, सूचना साझाकरण और समुद्री डोमेन जागरूकता। चौथा, समुद्री डकैती के विरुद्ध क्षमता निर्माण के तहत संचार समन्वय और सहयोग। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी महाकश्यप या फिर महाकश्यप, ऑप्शन सी साबक मीर या फिर सुबुकामी, ऑप्शन डी मोगली पुत्र तिष्य। तो आपका सही उत्तर है
साबक मीर सुबु कौमी, यानी कि ऑप्शन सी। आइए कुछ बातें जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में, अध्यक्ष महाकश्यप या फिर महाकश्यप। इसमें बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, अध्यक्ष साबकमीर शुभुकामी। इसमें भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में, पहला कनिष्क के शासनकाल में, अध्यक्ष वसुमित्र। इसमें बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन हो गया। सुर्खियों में रहा जोशीमठ किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपका ऑप्शन ए है पिंडारी, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी मंदाकिनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलकनंदा। हाल ही में बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र जोशीमठ में भूस्खलन एवं जमीन धंसने के कारण चिंतित स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। आइए कुछ बातें जानते हैं जोशीमठ के बारे में। यह उत्तराखंड में चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 पर स्थित एक पहाड़ी शहर है। राज्य के अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों के अलावा यह शहर बद्रीनाथ, औली, फूलों की घाटी एवं हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। जोशीमठ जो सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मुख्य मठों में से एक है। यह अलकनंदा के बाएं किनारे पर अवस्थित है, अतः विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष ONGC को महारत्न का दर्जा दिया गया था? आपका ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2010। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2010। ONGC के बारे में पूरा नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है। यह भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक कंपनी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका स्वामित्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के पास है। 1955 में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अधीन तेल और गैस प्रभाग के रूप में इसका शिलान्यास किया गया। 14 अगस्त 1956 को इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नाम दिया गया। 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को एक निगम में रूपांतरित कर दिया गया। वर्ष 1997 में इसे भारत सरकार द्वारा नवरत्नों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया। इसे वर्ष 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 263, ऑप्शन बी अनुच्छेद 262, ऑप्शन सी अनुच्छेद 265, ऑप्शन डी अनुच्छेद 261। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 263। अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में इसका प्रावधान किया गया है। इसका मकसद केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी मुद्दे पर उत्पन्न विवाद को सुलझाने का प्रयास करना है। राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित में ऐसी परिषद का गठन करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा परिषद के कार्यों, संगठन और प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। बता दें कि अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश 28 मई 1990 के जरिए की गई थी, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? ऑप्शन ए 44वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 72वां संशोधन, ऑप्शन डी 56वां संशोधन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह मूल रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है।
इसमें नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। यह नागरिकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। इसके अनुसार भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र है। गौरतलब है कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसके द्वारा इसमें 3 शब्द नए जोड़े गए। पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता जोड़े गए हैं। अतः विकल्प भी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी सतलुज नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी बांसपा, ऑप्शन सी स्पीति, ऑप्शन डी ब्यास। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रावी। सतलुज नदी के बारे में कुछ जानते हैं। इसे शतद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। इसका उद्गम सिंधु नदी के स्रोत के लगभग 80 किलोमीटर दूर पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राक्षस या राकस ताल झील से होता है। यहाँ इसे लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी उन 5 नदियों में से सबसे लंबी है जो उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से होकर बहती है। सिंधु की तरह यह तिब्बत, हिमाचल प्रदेश सीमा पर सिपकिला दर्रे तक एक उत्तर पश्चिमी मार्ग को अपनाती है। यह शिवालिक श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले यह नैना देवी धार में एक गार्ज का निर्माण करती है, जहां प्रसिद्ध भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है। आगे यह रावी, चिनाब और झेलम नदियों के साथ सिंधु नदी में मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियां बांसपा, स्पीति, ब्यास आदि हैं। रावी नदी चेनाब नदी से मिलती है। अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी इथेन, ऑप्शन डी मीथेन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मीथेन। बायोगैस यह एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, पर्यावरण के अनुकूल एवं ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन शामिल होता है, जो दहनशील होने के साथ ही जलने पर गर्मी एवं ऊर्जा पैदा कर सकता है। बायोगैस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, जिसमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में परिवर्तित करते हैं। चूंकि उपयोगी गैस एक जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे बायोगैस कहा गया है। इसके घटकों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में अन्य गैसें शामिल हैं। मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक है। अतः विकल्प डी सही है। किस गुप्त शासक ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? आपका ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी तक थे। गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसने शकों को पराजित कर रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया। उदयगिरी गुहा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। उसके शासनकाल में कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभलेख पहला प्रमाणिक गुप्त लेख है, जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अतः विकल्प सी सही है। बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। भारत में कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। थोरियम यह आवर्त सारणी के एक्टिनाइट श्रेणी का प्रथम तत्व है। एक्टिनाइट सीरीज, ओके। इसका प्रतीक TH और परमाणु संख्या 90 है। इसकी खोज 1828 ईस्वी में बार्जिलियस ने थोराइट अयस्क में की थी।
मोनेजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें थोरियम तथा अन्य विरल मृदाओं के फॉस्फेट रहते हैं। थोरियम के अयस्क में केवल एक समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 332 पाया जाता है, जो इसका सबसे स्थिर समस्थानिक है। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में पाया जाता है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। केरल भारत में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, अतः विकल्प भी सही है। भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1986। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम सार्क कहते हैं, स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर द्वारा। इसका विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था। सचिवालय नेपाल के काठमांडू में है। इसके 8 सदस्य देश हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका पहला शिखर सम्मेलन ढाका, बांग्लादेश में 7 से 8 दिसंबर 1985 को आयोजित किया गया था। इसका दूसरा शिखर सम्मेलन 1986 में बंगलुरु, भारत में आयोजित किया गया था। यह भारत में पहला सार्क शिखर सम्मेलन था, अतः विकल्प ए सही है। सुर्खियों में रहा मोइरांग शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मिजोरम। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मणिपुर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही मणिपुर के ऐतिहासिक स्थल मोइरांग में INA मुख्यालय परिसर में 165 फुट ऊंचे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। मोइरांग शहर के बारे में, यह मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है, इसीलिए विकल्प बी सही है। इस शहर को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराया गया था। INA का ध्वज पहली बार 14 अप्रैल 1944 को यहाँ फहराया गया था। यहाँ INA का संग्रहालय भी है, जिसमें भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को दर्शाया गया है। पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2017। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2018। पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन, पूरा नाम है इसका पोषण यानी प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ओके, इसे याद रखिएगा। इसका प्रारंभ मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से हुआ था, इसीलिए विकल्प ए सही है। उद्देश्य क्या था? बच्चों, बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं में पोषण संबंधी मानकों में सुधार करना। स्टंटिंग, अल्प पोषण, एनीमिया, छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों में, और जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% कम करना। वर्ष 2022 तक 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में स्टंटिंग उम्र के हिसाब से कम कद को 38.4% से कम कर 25% तक करना। मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। पोषण अभियान के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार ने मिशन पोषण के दूसरे चरण पोषण 2.0 की समेकित पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में शुरुआत की है। सेनकाकू द्वीप समूह का प्रमुख रूप से अवस्थित है। ऑप्शन ए पूर्वी चीन सागर, ऑप्शन बी जापान सागर, ऑप्शन सी फिलीपीन सागर, ऑप्शन डी दक्षिण चीन सागर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्वी चीन सागर। जापान द्वारा सेनकाकू द्वीप समूह के पास गश्त बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। सेनकाकू द्वीप समूह यह पूर्वी चीन सागर में द्वीपों का एक समूह है, अतः विकल्प ए सही है। यह ताइवान के उत्तर पूर्व में, चीन के पूर्व में, ओकिनावा द्वीप के पश्चिम में और रयूकू द्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर के उत्तर में स्थित है। जापान के अनुसार यह उसके क्षेत्र का एक अंतर्निहित हिस्सा है, जबकि उधर चीन और ताइवान भी इन द्वीपों पर अपना दावा जताते हैं। बता दें कि इसे चीन में दिया ओयू द्वीप के रूप में जाना जाता है।
आपका स्टडी विथ स्नेहा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।